अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन है, वो कैसे हैं और वो क्या करते हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप जाकर उनका प्रोफाइल देखिए। जी, तो आपने देखा उनका प्रोफाइल। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद मजीद गोडल और इनका ब्रांड है एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही देर से इस ब्रांड को ये लोग रन कर रहे हैं और मरकरी के नाम से इनका ब्रांड है जिसमें आपको इनके बहुत सारे अंडरगारमेंट्स और इनर सूट्स और बॉडी सूट्स मिलेंगे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मोमिना? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से ये जो आपका ब्रांड है सब जानते हैं क्योंकि इसके इनर सूट्स होते हैं, बॉडी सूट्स होते हैं और आपके नाइट वेयर्स भी होते हैं, सॉक्स भी होते हैं। तो ये ब्रांड को रन करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? मोमिना, सबसे पहले इस ब्रांड को हमारे वालिद साहब ने शुरू किया था 1967 में। अच्छा। चचा के साथ। अच्छा। तो जब हम शुरुआत हुई थी तो वही एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी तरह से स्टार्ट हुआ था। कोई बहुत बड़ा विजन भी नहीं था। ऑब्वियसली हर बंदा जीरो से स्टार्ट करता है। क्योंकि वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे और शुरू में उन्होंने नौकरी की, फिर एक बनाया कि यार मैं अपना काम करता हूँ। हाँ। उस लगन से उन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया था। हाँ। तो इनिशियली बेस पे तो हमने सिर्फ एक जेंट्स की प्रोडक्ट बनाई थी जो बनियान वगैरह होती है, जिसमें हम फेमस भी हैं। जी जी। फिर आस्ते आस्ते वो ब्रांड अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। कुछ वालिद साहब ने बहुत शदीद मेहनत की चचा के साथ मिलके, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आने लगी, कुछ चीज़ें आसान होती गई। तो काफी तो फिर डिफरेंट चीज़ों में आते गए हम लोग। हाँ, और हाँ। फिर मैंने इस फैमिली बिजनेस को 1993 में ज्वाइन किया अच्छा। और मैं MBA ग्रेजुएट हूँ मार्केटिंग में। तो जाहिर के बाद एक वालिद साहब ने हमको स्टेज तो दे दिया था, तो स्टेज से बेसिक चीज़ें हमको मिली हुई थी, तो उन्होंने आपको एक जो है एक फील्ड हिसाब का- सादगार करके हाँ। दे दी थी। फिर हमने उस पर दूसरे प्रोडक्ट्स को इन किया। हाँ। जाहिर सी बात है, हमें भी आने के बाद हमको देखना था कि हमारी कंपनी को और किस तरह से आगे ले और जाए। ऑब्वियसली फिर आपका फ्रेश माइंड था और आपको आगे और बिजनेस चीज़ों का स्टाइल भी जाहिर सी बात है, हम ग्रेजुएट बिजनेस करके आए थे, हाँ। तो उससे हमारे को पता चला कि जो हमारी कंपनीज में खामियां नजर आई में, तो उसको हमने कुछ ओवरकम किया। कुछ पुराने एक्सपीरियंस थे वालिद का और फिर कुछ हमने अपने नए तजुर्बात किए। तो मिक्स एंड मैच करके अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे भी 30 साल हो गए हैं बिजनेस ज्वाइन किए हुए। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की। लेडीज़ टाइट्स हैं, लेडीज़ लेगिंग्स हैं, सॉक्स हैं, स्पोर्ट्स वेयर हैं, और पाकिस्तान की पहली होजरी में एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जो डायबिटिक सॉक्स है। अरे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम पाकिस्तान के पहले मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने डायबिटिक सॉक्स बनाया। डायबिटिक सॉक्स बेसिकली लोग उसका क्या फायदा हाँ है? नाम सुनते समझते हैं कि यार इससे डायबिटिक्स खत्म हो जाएगी, तो That's ऐसा why नहीं है। I'm shocked. मैंने कहा उसका क्या फायदा है? तो डायबिटिक सॉक्स उन पेशेंट के लिए होती है जिनको डायबिटिक्स होती है। वो एक्चुअली प्रिकॉटिव प्रोडक्ट है। जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनके पाँव वगैरह में अमूमन जो जख्म लग जाते हैं, हाँ। तो वो क्योरेबल और नहीं फिर होता वो है, सही नहीं होते हैं, हीलिंग नहीं mostly, होती है। हाँ, लोगों के तो उसके लिए उसकी बनावट ऐसी की गई है कि उसकी डबल थिक होती है फुट की तरफ, और Okay. ये जो फुट के ऊपर लेग पोर्शन है उसको लूज रखा जाता है वो डिफरेंट इलास्टिक से, Okay. ताकि उनका इंसुलिन लेवल जो है वो स्लो ना हो। मतलब क्योंकि जब आपका बॉडी का इंसुलिन लेवल स्लो होता है तो आपका डायबिटीज बढ़ जाती है। तो एक टेक्निकली प्रोडक्ट रिसर्च करवाया गया जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर डॉक्टर थे, अभी इनका रिसेंटली इंतकाल हुआ है, रज़ाक मेमन साहब। अच्छा। तो उनके साथ बैठ के काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। फिर नहीं तो इट वर्क्स, मतलब लोगों को इससे हाँ, इससे फायदा हो रहा है? प्रिकॉटिव सॉक्स हैं। जैसे आप कोई चीज़ पहनते हैं ना तो उससे आपकी चीज़ों को बेहतर हो जाती है। क्योंकि मेडिसिन नहीं है कि आप पहनेंगे और आपका ब्लड डायबिटीज That's का, why I'm shocked. We want to know about this. बट इज अ प्रिकॉटिव प्रोडक्ट है जिससे आपको उस पर रिलीफ मिलता है या आपको जख्म नहीं लगते, उससे आपका बचाव हो जाता है।
तो इट्स अ न्यू थिंग। या तो उसको भी माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। अच्छा, वेरी और गुड। क्योंकि ये प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक मासिस के लिए बनाई गई है जो आम आदमी पहनता है। हाँ, और आजकल तो महंगाई इतनी है कि हमारी प्रोडक्ट भी अब महंगी हो गई है, हमें बहुत खुद भी ज़्यादा। अंदाज़ा है। आजकल तो हर चीज हर ही चीज़ महंगी हो गई गई है, बट क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या जो हमारे पहनने वाले हैं वो एक आम आदमी है, तो उसको ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ महंगी होती है तो हमें उसका एहसास भी है और दुश्वारियाँ भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में हमें एक ब्रांड अवार्ड भी मिला। वज़ीर आज़म उस वक्त के थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अरे तो कंग्रेचुलेशन। ब्रांड अवार्ड भी दिया गया कि हाँ। एक मासिस प्रोडक्ट है जो हर आदमी पहन सकता है या मारूफ प्रोडक्ट है। हाँ हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो भी नवाजा है। ओके। यानी कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसने काम किया जब भी 10 साल हो गए इस प्रोडक्ट को भी चलते हैं। हाँ, इस प्रोडक्ट को भी चलते हुए 10 साल हो गए। मतलब इसमें ये होता है कि अगर पेशेंट है कोई डायबिटीज का, उसको जख्म हो जाता है पैर में, तो हवा की क्रॉसिंग होती है नहीं, या क्या जख्म होता ना है? हो इसीलिए ये पहना जाता है। और अगर जख्म है, जख्म हो जाएगा तो फिर उसको हील अप नहीं होता। डायबिटिक्स पेशेंट का एक प्रॉब्लम होता है कि उनकी जख्म बहुत स्लोली हील अप होता है। ओके। लेकिन ये आप जो है आप बता रहे हैं ये सॉक्स हैं, इसको आप सर्दियों में भी पहन सकते हैं, हाँ, गर्मियों सर्दियों में के लिए ज़्यादा obviously ही बेनिफिशियल है क्योंकि डबल थिक सर्दियों के होती लिए, है। हाँ, तो तो वो beneficial थोड़ा सा आपको वार्म अप रखते हैं फुट्स को। और गर्मियों में तो नहीं पहन सकते। गर्मियों में भी पहन सकते हैं क्योंकि बेसिकली देखिए डायबिटिक पेशेंट के लिए वो सॉक्स है, हम्म। बट सर्दियों में वो डबल काम करता है कि आपके फुट को वार्म अप रखता है। वार्म अप भी करता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको डायबिटीज के साथ हाई बीपी का भी मसला हो और वो ना गर्मियों में सॉक्स पहन सकें। नहीं, देखें सॉक्स का एक्चुअल जो काम है ना, जो आम सॉक्स का काम है, हाँ। हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है एशियन कंट्रीज़ में कि हम सॉक्स और बनियान या जो भी चीज़ें वेस्ट हम सोचते हैं कि यार ये सर्दियों में पहनने की चीज़ है। हाँ। एक्चुअल ये गर्मियों की ही चीज़ है क्योंकि आपकी स्वेटिंग लेवल गर्मियों में बढ़ जाता है, तो वो हाँ। एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन की लेयर होती है जो कि ज़रूरी होती है। ओके, तो ज़्यादा इनर वियर जो दुनिया में पहना जाता है वो गर्मियों में ही पहना जाता है। ओके। सर्दियों के लिए फिर वार्मर्स आते हैं या थर्मल्स आते हैं, वो एक अलग प्रोडक्ट वो है। एक अलग वो बॉडी सूट्स वगैरह जो तो जो आप हमारे यहाँ snow concept- वगैरह में हाँ। पहन सकते हैं। जो सॉक्स पहनने के एक्चुअल वजह है वो स्वेटिंग की स्मेल ना आना है, हाँ हाँ, तो वो आप गर्मियों में ज़्यादा होगा आपकी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर Absorb लेता करने के है। लिए, बट हाँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताते चलूँ कि पाकिस्तान में थोड़ा उल्टा है। वो कहते हैं कि वो गर्मियों में मिसकंसेप्शन है, कुछ हाँ। हमारी कमी है कि हम लोगों को सही। बहुत अच्छा कि आपने ये बात बता दी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि गर्मियों में आप अगर बनियान पहनते हो तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है। नहीं, बट ऐसा कोई नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। एब्जॉर्बमेंट देखें दुनिया के अंदर जो स्किन डिजीज होती है वो होती इसलिए कि आपके अगर अंडर लेयर कॉटन की नहीं है, आप जो शर्ट्स पहनते हैं अपर वेयर हाँ। या आउटर वेयर जो पहनते हैं वो ज़्यादातर कॉटन भी होते हैं, तो उसके अंदर 30% मिक्सिंग होती है पॉलिस्टर, नायलॉन या और कोई मटेरियल, बिल्कुल ऐसे तो वो है। आपकी स्किन को डायरेक्ट लगती है, फिर उसके स्वेटिंग से आपका वो एक एलर्जीज डेवलप होती है। अगर Body आप में कॉटन लेयर allergy हो जाती है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, बट उसकी कॉटन लेयर जरूरी है ताकि उसके आपको दो बेनिफिट, एक तो आपके स्किन बेनिफिट्स है हाँ, हाँ, और दूसरा आप जो गारमेंट पहनते हो उस पर भी जो स्वेट के निशानात आते हैं वो भी बच जाते हैं, तो आपकी गारमेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो ड्यूअल बेनिफिट्स हैं। तो लोगों को मेरे हिसाब से थोड़ी हमारी कमी गई है कि हमारी एड कैंपेन में ही हम लोगों को तरबियत नहीं दे सके। तो अभी आज ये पॉइंट रेज हुआ तो इत्तेफाक की बात और है। ये कुछ बहुत ही पते की हाँ। बात पता चली है कि गर्मियों में आप इनर जरूर पहना करें, क्योंकि उससे जो है आप पसीना जो है उसका एब्जॉर्ब आपका होता है और लोगों को फिर आपसे स्मेल नहीं आती है। ऑब्वियसली स्मेल नहीं आती, स्किन हाँ। के डिफरेंट डिजीजेस हैं जिससे आप बचाव हो जाता है। एलर्जी नहीं होती। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही होता है कि एलर्जी हो जाती है बिल्कुल। गर्मियों में बहुत ज्यादा, जिसे क्योंकि कहते हैं आपका जो गारमेंट होता है वो या तो सिल्क है या फिर कोई पॉलिस्टर में है, भी हो नायलॉन जाता है, है। आप हाँ, तो देखिए लॉन के अंदर भी जो कॉटन हाँ। लॉन है उसमें भी 30% विस्कॉस होता है, हाँ। जो कि मैन मेड फाइबर है, जिसको हम लोग अमूमन कॉटन बोल के बेचते हैं, उसमें भी 30% विस्कॉस है। हाँ, तो इट इज नॉट गुड और फ्रेंडली फॉर स्किन बिल्कुल एज कम्पेयर टू कॉटन। सीरियसली। मतलब तो वो इतनी- चीजें हैं कि आपको कॉटन की लेयर होनी चाहिए, फिर आप गारमेंट्स पहने। ये और एक ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं, ये वो लेडीज के लिए भी है, दोनों के बिल्कुल लिए लेडीज के हाँ, लिए भी है। बिल्कुल। और ये इतनी जबरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप हमारे देखने वाले जो हैं उनको भी इस बात की अवेयरनेस आएगी कि गर्मी हो या सर्दी हो आपको इनर पहनना बिल्कुल बहुत जरूरी है, होता हाँ। है। खैर मुझे ये बताएं, अच्छा आपको माशाल्लाह से 30 इयर्स हो गए हैं, तो इन 30 सालों में आपने जैसे बढ़ते हुए अपने कारोबार को आपने बढ़ाया, मुल्क के हालात भी आपने देखे, अब मौजूदा हालात जो हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें बतुल साहिबा, 30 साल में मैंने सबसे 2 या 3 चीज़ें देखी कि दुनिया के अंदर जो हो रहा है ना,
एक कोविड से पहले की दुनिया थी, एक कोविड के बाद की दुनिया कोविड है। के बाद तो बहुत कुछ हाँ, बदल तो गया। दुनिया की सब तजुर्बात जो हमने अगर 27 साल में कुछ सीखा था ना, तो लास्ट 3 साल में हमें लगा कि हमने वो 27 साल का काम भूल गए। वो भूल क्योंकि गए। 3 साल के जो दुनिया थी वो चेंज थी। भूल तो नहीं अब हम गए। 3 साल का तजुर्बा रखते हैं अगर हम सीखने को कहें, क्योंकि वो 27 साल वाली जो हमारी लर्निंग थी वो आज की दुनिया में हमें लगता है कि वो ऑब्सोलीट हो गई है। बिल्कुल ये मैं आपको ऐसा है। बिल्कुल टेक्निकली फ्रैंकली बता रहा हूँ सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। कि जो हमारा तजुर्बा था या एक्सपीरियंस था वो दुनिया ही नहीं गई है। सही। तो आपका अब जो 3 साल की जो लर्निंग है वो यही है कि आज क्या सीखा। ऑब्वियसली आपसे ज्यादा अच्छा कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए एक होता है, एक तबका, छोटा तबका होता है, एक मिडिल क्लास होती है, एक अपर क्लास भी होती है, बट यू आर अ बिजनेसमैन, यू नो हाउ टू टेक थिंग्स एंड इजीली। तो और एक यूथ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है कि अमूमन लोग फेलियर्स से डरते हैं। यस। और मेरा अपना मानना, मेरी अपनी ज़ाती राय भी है और मैंने अपना कुछ एक्सपीरियंस भी किया है कि वो आदमी बड़ी तरक्की नहीं कर सकता या लंबा रेस में नहीं जा सकता जिसने फेलियर्स का फेस ना किया हो या नाकामी ना देखी हो। क्योंकि नाकामी देखने के बाद ही आदमी का एक खौफ हट जाता है, जिसके बाद से उसके लिए राहें खुल जाती हैं, आप उसका विजन बहुत ज़्यादा आगे तक देखने की वो, क्योंकि जब तक वो फेलियर नहीं होता वो खौफ ज़्यादा होता है, यार ये मैं करूँगा, कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, रिस्क लेना पड़ता है और वो रिस्क कैलकुलेटेड होता है तो उतनी कैलकुलेटेड कामयाबी होती है। बट अगर वो तवक्कल के साथ हो, इनर डिटर्मिनेशन हो, आप फोकस हो, आपको जुनून हो, तो उसके रिजल्ट भी फिर मल्टीप्लायर्स आते हैं, जो आपने सोचा नहीं होता उससे बड़ा अल्लाह ताला नवाजता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी जो जिंदगी होती है, हमारी जिंदगी में हमारे आसपास के लोग, मैंने बहुत सारे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, लोग फेलियर से डर के छुप के बैठ जाते हैं। एक्चुअल देखें, 2 चीज़ें होती हैं, मैं अक्सर अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि दुनिया में फेल होने के बाद है ना 2 चीज़ें अच्छी होती हैं। एक तो जब आप फेल होते हो ना तो आपके साथ जो आपसे सिंसियर लोग नहीं होते ना, आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। क्योंकि जब हार्ड टाइम आएगा तो जो आपके साथ नहीं होंगे वो बोलेंगे यार इसका बुरा वक्त है, उससे हट जाओ। तो सबसे अच्छा जो फायदा होता है ना बुरे वक्त का, ये होता है कि आपसे जो गैर संजीदा लोग हैं या जो आपसे सिंसियर नहीं है वो साइड से हो जाते हैं, तो फिल्टर हो जाते हैं, आपको पता चलता है अब ये लोग मेरे साथ एक्चुअल हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट ये होता है। और फिर जो फेल होने के बाद आदमी सीखता है वो उसका एक लर्निंग प्रोसेस है। आप अगर दुनिया के बड़े लोगों की किताबें पढ़ें तो उसमें लिखा ही जाता है, एक्सपीरियंस कहते ही उसको है जितनी मिस्टेक्स आप करते हैं। जब मिस्टेक यू मेड एंड यू मेक इट करेक्ट, उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। तो जितना आदमी एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा उसने गलतियां करके सही कर ली होंगी। बस ये फर्क होता है, फेलियर्स के बाद आप उसको गलतियों को सही करके कामयाब हो जाएं तो वो कामयाब आदमी कहलाता है। बट कोई भी बड़ा कामयाब आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती ही नहीं की। अगर वो बोलता भी है तो वो झूठ बोलता है। बिल्कुल झूठ बोलता है। ऑब्वियसली अगर एक शख्स बैठा हुआ है, माशाल्लाह आज आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो आपकी जो बैकग्राउंड की स्टोरी है वो आपको पता है, किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली एक आपकी जर्नी है, ठीक है, आपके 4 फादर्स का बिजनेस था, सब कुछ था, बट आगे उसको लेके जाना, उसको रन आपने किया है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या मैं बोलूँ, लोगों को जज बहुत करते हैं। वो कहते हैं आके यहाँ पे बैठ गया इस सीट पे। मैं बहुत एक छोटी सी बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। पीपल डोंट नो अबाउट द जर्नी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हर चीज के बेनिफिट्स एंड प्रेशर्स साथ साथ होते हैं। नो डाउट कि हमें फादर्स ने ये स्टेज दिया, वो हमारे लिए एडवांटेज था। बट अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे, हमें एक स्टेज यहाँ मिला है, अब हमें यहाँ ले जाना है, तो उसके प्रेशर्स भी ज्यादा होंगे ना। कि हमारा एक ब्रांड था, अब हमारे को वालिद साहब ने कहा इस ब्रांड को खराब मत करना। अब ये खराब मत करना का एक प्रेशर आ गया। अगर कोई नया ब्रांड है, कोई नया आदमी है, बोलेगा जैसे भी करो बन जाएगा, तो वो जो खराब ना करने का प्रेशर है, हमें और क्वालिटीज को देखना है, और स्टैंडर्ड्स को देखना है, एथिक्स को देखना है, तो उस एनवायरनमेंट में काम करना और मुश्किल हो जाता है। आपको ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी, ताकि नाम खराब ना हो, उसकी भी मेहनत खराब। क्योंकि बाज़ होता है जब आपका कोई नाम नहीं होता, आप कोई चीज बनाने जाते हो, आपकी गलतियां होती है तो आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। बट व्हेन यू बिकम अ ब्रांड, तो आपकी क्रिटिसिज्म लोगों की बढ़ जाती है, चाहे वो मोहब्बत में बढ़ जाए, चाहे वो हसद में बढ़ जाए, या चाहे हेट्रेड में बढ़ जाए, तो वो लेवल ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक नाम को बनाने में आपकी जितनी मेहनत लगती है, उतनी से ट्रिपल मेहनत उसको मेंटेन करने की लगती है। ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि लोग आजकल जो है वो बहुत मतलब जज करने लग जाते हैं। देखिए बड़ी कामयाबी है ना छोटी छोटी चीजों से आती है। हम समझते हैं यार बड़ी कामयाबी के लिए बड़े काम करने होंगे। मुझे एक बहुत ही तजुर्बेकार शख्स ने बताया, यही से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, तो मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं आबिद मजीद गोडल साहब के साथ और बड़ी अच्छी बातें हम लोग कर रहे थे। सर, आप अभी ब्रेक में आने से पहले आप बात कर रहे थे कि इंसान को जो है अपने आप को और कैसे बेहतर बनाना चाहिए। देखिए बतुल साहिबा, मैंने ये बात अभी आपसे ऑफ द ईयर बात की कि हमारे यहाँ एजुकेशन तो है, बट तरबियत एक चीज़ होती है जो हम लैक कर रहे हैं, जो सोसाइटी को इस वक्त चाहिए। सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लोगों का एज अ होल सोसाइटी, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौकरी वाला आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। ऑब्वियसली तरबियत जो है बच्चे की घर से ही स्टार्ट होगी। नेशन बिल्डिंग के लिए हमें ऐसे जज्बात या ऐसी सोच पैदा करनी होगी जो हम अपने मुल्क से वफादार हैं। एक बेहतर इंसान बनने के लिए किसी भी नए टीनेजर को, बच्चे को क्या करना चाहिए? तो हम शुरू से अगर एक क्लास है अमीरों की, वो समझती है कि हमने अच्छे स्कूल में बच्चों को डलवा दिया, हमारा फ़र्ज अदा हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक आप उसकी तरबियत नहीं करेंगे, ग्रूमिंग नहीं करेंगे, उस पर नज़र नहीं रखेंगे, वो स्कूल जाएगा नहीं तो वो तो सिर्फ पढ़ाइयों तक ही रह जाएगा या किताबों से सीखेगा। और वो उसका जो बुरा इफेक्ट आता है कि वो फिर हम हैं ईस्टर्न, जो हमारे कोर्सेज हैं, जो हमारे बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है वो वेस्टर्न कल्चर है। तो वो मैं कंफ्यूज हो जाता है या उसकी समझ में नहीं आता है कि यार मेरा घर का माहौल ये है, मैं किताब में ये पढ़ रहा हूँ, मैं टीचर्स को इस तरह से देख रहा हूँ। हाँ। तो हमारा सोसाइटी एक कंफ्यूज सोसाइटी है। तो फिर उसका जो बाई प्रोडक्ट बन के आता है, हाँ। वो हमारी सोसाइटी में बच्चा जो आता है, हाँ। रहते हम ईस्टर्न कंट्री में हैं, बात हम वेस्टर्न की करते हैं और फिर उसका जो मिक्सअप होता है, वो हम मिक्स हो गए ना, हम दीन के हैं ना हम दुनिया के हैं। तो वो जो प्रोडक्ट है ना वो कंफ्यूज है। एज अ नेशन मैं आपको कहूँ कि हमारी ओवरऑल नेशन भी कंफ्यूज है। ना हमने दीन को सही फॉलो किया, ना हमने दुनिया को फॉलो किया। हम इस्लामाइजेशन की कुछ तबका बात करता है, कुछ वेस्टर्नाइजेशन की बात करता है, तो एक अजीब मैसअप हुआ हुआ है, बहुत ही कंफ्यूज। तो हमें बेसिकली एज अ होल, अब मैं आपको ये कहूँ कि एक अच्छे खासे माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है और इसके लिए हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कह सकते यार लीडरशिप की गलती है या हमें कोई ऐसी राह दिखाने वाला नहीं है कि हम इन चीज़ों को कैसे कूप करें। हम सब देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम बेसिकली बेहिस भी हो गए हैं, बेबस भी हो गए हैं। कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाते, कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं तो हम उस पर करना नहीं चाहते एज अ सोसाइटी। तो कुछ हमारी जो पुरानी जो हमने गलतियाँ की वो अब एज अ होल रिजल्ट बन के हमारे सामने आ गई हैं एज अ नेशन। तो अब हम बिल्कुल ही कोलैप्स की तरफ जाते हैं, बट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उसके कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए किन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहले तो नीयत है। हाँ। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको तरक्की देगा। जो दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो बिजनेसमैन की, कि वो मेहनती हो। क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी शॉर्ट टर्म में शायद कामयाब हो जाता है, बट मेहनती आदमी लॉन्ग रन में कामयाब आई थॉट कि किसी का तुक्का लग जाता है। हाँ, और तीसरी जो कामयाब होने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है ना, वो कंसिस्टेंसी होती है। सही। कि आप मुसलसल करते रहो। क्योंकि कामयाबी अगर ओवरनाइट मिल भी जाती है तो अगर आपने मुसलसल उसको फॉलो नहीं किया या उसको लेके नहीं चले तो कामयाबी खत्म हो जाती है, नहीं रहती है। तो वो ये जो कामयाबी है ना, इसको लेके चलना, कंसिस्टेंसी, फोकस, डिटर्मिनेशन, पैशन, ये सब चीज का मिक्सचर है। कोविड में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस अपने स्टार्ट किया और अभी माशाल्लाह से सबके मतलब सब रन कर रहे हैं अभी तक। देखिए, कोविड के बाद मैंने आपको कहा ना कि पूरी दुनिया चेंज हो गई। हाँ। कुछ नए तजुर्बात लोगों ने किए बैठे बैठे घर पे। लेकिन कोविड में किसी के पास कुछ भी काम करने को नहीं था, फिर भी लोगों ने हाँ नहीं, कुछ ऐसा दुनिया हो गई कि घर पे बैठे बैठे लोगों ने कुछ काम किया अपना टाइम को किल करने के लिए, और उससे उनको नए काम के तरीके मिल गए, नए प्रोफेशन मिल गए। और जो ट्रेडिशनल काम कर रहे थे उन लोगों के पास तो टाइम ही टाइम था, वो तो फारिग हो गए थे क्योंकि फैक्ट्री बंद, मार्केट्स बंद, तो आप घर पे बैठ के क्या करते? तो आपने क्या किया घर में बैठ के? तो मैं खैर उस वक्त क्या हुआ कि जब पहले कोविड से पहले मैंने आपको कहा कि दुनिया चेंज थी। हाँ। अब कोविड से पहले मैं एक थोड़ा प्रोफेशनल बिजनेसमैन था, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी। हाँ, बट फैमिली के साथ एक वीकेंड बनाता था, बाकी सुबह 10 से लेके रात को 9-10 बजे तक फैक्ट्री मार्केट में होता था। अब क्योंकि जब कोविड आया तो सब चीजें बंद हो गई। बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? फिर मैं थोड़ा सा सोशलाइज हुआ, अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम देने लगा, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास घर ही होता था। बिल्कुल ऐसे है। और फिर उससे थोड़ा थोड़ा हम सोशलाइजिंग की तरफ गए। फिर उससे मुझे अंदाजा हुआ कि यार हम आज तक जो काम कर रहे थे यार सिर्फ काम या मनी मेकिंग या उसी में लगे हुए थे,
तो फिर मेरी को समझ में आया कि यार दुनिया इसका नाम नहीं है, हमें कुछ नए भी काम करने चाहिए। फिर हमने अपनी कम्युनिटी के कुछ सर्विसेज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ली, थोड़ा अपने आप को सोशलाइज किया, थोड़ा बच्चों को ज्यादा टाइम दिया, वाइफ को टाइम दिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का अटैचमेंट ली, क्या किस तरह से लोगों की खिदमत की जाए, किस तरह से अच्छे लोगों से मिलने से आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। सही। पहले हम अपने कुएं के अंदर बैठे हुए अपने आप को समझते थे कि यार वी आर समथिंग, तो उस चीज से हम बाहर निकले। बहुत सारे लोग बदल गए कोविड में। हाँ, वही कह रहा हूँ कि आपका एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। उससे पहले हमारी सोच भी डिफरेंट थी। आई गेस माइंडसेट्स बहुत चेंज हुआ। आप ओवरनाइट समझें कि आपको लगा कि यार आप कुछ भी नहीं हो अब। बिल्कुल क्योंकि आपकी सर्टेन चीजें सब रुक गई। जो चीज आपकी स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेसेस हो गई। आप देखिए रोड्स जो है वो खाली होते थे, मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी कि हमारा काम काज वो बंद हो गया, तो अब आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेस हो गई। उस काम काज को सर्वाइव कैसे करेंगे? तो अल्लाह ताला ने आपको एक सबक दिया कि भाई ये आपकी जो होशियारियां थी या जो आप जिसको आई जस्ट थॉट कि अल्लाह ताला ने रीस्टार्ट किया सारे मुसलमानों को, ताकि आपको टाइम दिया कि आप स्लो डाउन होकर सोचें कि हमें कहाँ जाना है, कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आदमी के अंदर एक चेंज आना चाहिए था कि यार हमें जो हमने किया है उसको गो थ्रू करें। हमने कहीं गलतियां की तो उसको सुधारने का टाइम मिला। बहुत सारे लोग सुधर गए। हाँ, गुड एंड बैड दोनों होते हैं लाइफ के अंदर। कुछ सुधर गए, नहीं, यहाँ पे तो हुआ ही सब कुछ अच्छा। बहुत सारे लोगों ने घरों में अपनी वाइफ्स के साथ हाथ भी बटाए, काम भी किए, घर की सफाइयां भी कराई। आपने घर के काम किए? मैं पहले भी नहीं करता था और इत्तेफाक की बात आज भी नहीं करता, और मेरी मिसेस को यही शिकायत है मुझसे। नहीं, कोविड में तो आपने हाथ बटाया होगा। मतलब मेरा हाथ बटाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है कि मैं जबान से हाथ बटा रहा होता हूँ। यानी कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ऐसे बातों में मॉरल उसका आप कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी जो आपकी देख रहे हैं मौजूदा महंगाई इस कदर बढ़ गई है, उसका आपके बिजनेस पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारी इन्फ्लेशन है। वो ड्यू टू, इस वक्त हम पॉलिटिकल बात करना मुनासिब नहीं है, बट पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, हाँ, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। हाँ, इतने ज्यादा फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। फॉरेन करेंसी, मुल्की हालात, इंटरनेशनल प्रेशर्स, कि गरीब आदमी पे विद इन 6 to 8 मंथ 40% महंगाई का इम्पैक्ट आया है। पेट्रोल हो, उसकी बेसिक नेसेसिटी, फूड तो हो, मिल ही नहीं रहा है। हाँ, फूड हो। अगर आप छोटा आदमी भी जो 4 आदमी का कुंबा है, वो मेरे हिसाब से उसको 40,000 रुपीज चाहिए सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पे स्केल है 25,000 to 30,000, मैक्सिमम 35,000। अब वो कैसे गुजारा करेगा? मतलब वो या तो हर महीने किसी से अपना कर्जा लेगा, तो वो पिछला कर्जा अदा करेगा तो नया कर्जा चढ़ जाएगा, तो वो उस चक्कर में पूरा साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट की उस तरह से वेलफेयर नहीं है कि उसको पीस ऑफ माइंड किया जाए। तो हमारे यहाँ जो ये चीज़ें हो रही है ना कि लोग बुराई की तरफ चले जाते हैं, या क्राइम्स बढ़ जाते हैं, या लोग करप्शन की तरफ चले जाते हैं, प्राइवेट इदारों में भी लोग मुखलिस नहीं रहते। तो ये चीज़ें हमें एज अ सोसाइटी हमने देखा कि ये हमारी ही गलतियाँ हैं जो एक हमारे सामने रिजल्ट सामने आ गया। अब इसमें यू थिंक कि हमारी जो आवाम है, हम सबको मतलब लीडर चुनना नहीं आता है? देखिए, एक्चुअल तो हमारी आवाम की जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, जो हमारे हुई है, कि हमने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया। अब एजुकेशन पे मैंने आपको बात की ना कि तरबियत और क्वालिफिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एक स्किल्स है, एक तरबियत है, एक माइंडसेट है। तो हम डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज की जरूरत होती है वो एजुकेशन है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आप MBA होना जरूरी है। एक शौरी तौर पे एक तालीमी याफ्ता आदमी के फैसले सही होंगे ना, एटलीस्ट यू नो कि क्या अच्छा करना है और क्या सिलेक्शन है, बिल्कुल क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज तो आपकी इतनी शऊर होना चाहिए। तो हमारी जो पिछले हिस्ट्री है कि हमने एजुकेशन को कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन के बाद अवेयरनेस आती है। आपको लगता है हमारे हम कम से कम अपने फैसलों को यहाँ तक तो जज कर सकेंगे यार हमने सही है या गलत है। देखिए, आदमी पहले अपनी जात को देखेगा ना कि यार मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसके बाद वो देखेगा कि यार ये आदमी सही है नहीं है। अब उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे यार हम इसको A को सिलेक्ट करें या B को। तो हम अभी उस प्रोसेस पे पहुंचे नहीं है, और उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मेरे अपने हिसाब से ना कि हमें अपने जितने भी वसाइल हैं उसका सिर्फ डाइवर्शन है ना, हमें फोकस को एजुकेशन की तरफ रहना चाहिए, और सही एजुकेशन की तरफ, जिसमें स्किल्स भी हो, एकेडमिक भी हो और तरबियत भी हो, जिसमें हम माइंडसेट लोगों का चेंज करें, हम अपने लोगों को पेट्रोइट बनाएं, पाकिस्तानी के एक्चुअल जज्बा पैदा करें। तो वो जाके कुछ 10-12 साल के बाद हमारी एक जनरेशन जो सामने आएगी ना, वो फिर कुछ
ऐसे कारनामे करेगी जिससे हमारे मुल्क बाहर आएगा। अभी भी जनरेशन मैं समझती हूँ बहुत यंग अभी भी आ रहे हैं, हमारी यूथ आ रही है आगे भी, और वो इतनी एनर्जेटिक है। अभी परसों मेरा शो था, 2 नई मतलब बच्चियाँ थीं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि और टाइम की ज़रूरत है? इट टेक्स हाउ मच टाइम? देखिए हमारा जो सबसे बेनिफिट पॉइंट है ना, मैंने कहा हर मुसीबत में एक अच्छाई होती है, सही, हर टफ टाइम में एक अच्छा काम होता बिल्कुल है। सही है। दुनिया के रेशो निकाले गए ना, पाकिस्तान वो नेशन है जिसकी 60% आबादी यंगस्टर पे डिपेंडेड है, जिसकी कुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, यंगस्टर्स के अंदर कुव्वत होती है। अब उसको आपको ट्रैक देना है, उसको आपको सिर्फ रास्ता देना है कि आप किस तरफ चलो। अब रास्ता दिखाना है हमें, काम तो उन्होंने करना है। तो यूथ के अंदर हमारा वो जज्बा तो है, टैलेंट भी है और बहुत नए आइडियाज भी हैं। अब थोड़ा सा इशू क्या होता है कि हमारा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम उनके स्किल को रिफाइन नहीं कर पाते डिफरेंट टेक्निकल चीज़ों में। अब कुछ चीज़ें हमारे यहाँ डेवलप होने लगी हैं आईटी की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। बट क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड है वो टेक्सटाइल का है या इंडस्ट्रीज का या एग्रीकल्चर का है, तो उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं कंपेयर टू दुनिया को हम देखते हैं ना। कि आपको क्या लगता है कि यूथ को उतने मौके नहीं मिलते हैं? देखिए मौके, ये तो शिकायत हो गई ना। हम नेगेटिव बात ही नहीं करते। देखिए मौके तो जब पीछे कुछ लोगों ने किया होगा तो मौके मिलेंगे ना। अब हमने पीछे कुछ किया नहीं है, तो हम ये बात करना हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा कि मौके नहीं बनाए। अब देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि हमें मौके बनाने हैं। सही। हम अगर पीछे वालों को कोच करेंगे यार मैं अपनी पीछे, तो फिर वो तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये भूल जाने कि हम कहाँ थे। हमें याद रखना है आगे क्या। तो हम यूथ को ये बोलेंगे यार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब हमें यूथ को ये माइंडसेट करना है कि हमें यहाँ से उठना है। सही। तो रास्ते यहाँ से बनना शुरू होंगे ना। अब हम हमेशा एक ही बात करेंगे यार पीछे वालों ने कुछ नहीं किया, पीछे से कुछ मिला नहीं हमें, हमको मौका नहीं मिल रहा। इस तरह से तो दुनिया में मौके एक्चुअली मिलते नहीं, मौके निकाले जाते हैं। जो दुनिया में बहुत बड़े आदमी है ना, वो सपोर्ट से नहीं बने, वो पैदा करते हैं। वो सपोर्ट मतलब एक बहुत बड़ी कहावत है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट जिसको मिलती है ना, वो आदमी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता। बहुत ज्यादा ग्रो नहीं, वो ग्रो करता ही नहीं है। तो हम इस जज्बे से, पता होता है मेरी उंगली पकड़ने वाला कोई तो हमें उस जज्बे से काम करना चाहिए कि हमें खुद करना है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए रास्ते भी बन जाएंगे। एक सिंपल सी चीज है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो आप की उंगली पकड़ के चलता है। जब वो चलना सीख लेता है वो उंगली छोड़ देता है। जब तक गिरता नहीं है वो सीखता नहीं है। तो माँ बाप को तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है कि यार 2-4 दफा उसको गिरने दो। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद ही वो 2-4 कदम सीखता है, फिर चलता रहता है। चलें जी, बहुत ज्यादा ड्राई हमारा शो चल रहा है। अभी थोड़ा सा शो को नॉर्मलाइज करते हैं, थोड़ी आपके चिट चैट करते हैं और जानते हैं कि आपने इनिशियल जो आपकी स्टडी है वो आपने कहाँ से स्टार्ट की, स्कूलिंग कहाँ से थी आपकी? मैंने स्कूलिंग की बिकन हाउस से, मैट्रिकुलेशन मैंने बिकन हाउस से किया। फिर मैंने प्री साइंस, यहीं से अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं आबिद मजीद गोडल साहब के साथ और बड़ी मज़े की चैट चल रही थी इनके साथ। तो सर, बात हो रही थी कि आपकी इनिशियल जो स्टडी है वो कहाँ से है, स्कूलिंग आपकी कहाँ से थी? मैंने स्कूलिंग की बिकन हाउस स्कूल सिस्टम से, और मेरी माशाल्लाह कॉलेज हुआ आदमजी साइंस कॉलेज कराची से। ओके। फिर मैंने MBA ग्रेजुएट किया और फिर 93 में मैं अपने बिजनेस में आ गया। ओके। तो उसके बाद कॉलेज जो था वो आपका को एजुकेशन था? मेरा को एजुकेशन था और हमने बहुत मजे किए कॉलेज में। है ना, मोहब्बत हुई आपको? नाम नहीं पूछूंगी मैं, बेफिक्र हो बस। उस जमाने में जो मोहब्बत होती है वो हुई थी, मतलब हुई थी ना। वो मोहब्बत कितनी दफा हुई है? एक बार? वो बहुत दफा हुई है। थैंक गॉड आपने सच बोला। जी। क्योंकि मेरे शो में आके हमेशा से मोस्टली मेरे गेस्ट कहते नहीं ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ बोलते है ना, झूठ बोलते हैं। होती है, सबको बिल्कुल होती है। आप ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि कमिटमेंट वाली मोहब्बत कितनी दफा हुई। वो आदमी अपनी बेगम से कर लेता है क्योंकि उससे पहले वो बहुत सारी मोहब्बतें कर चुका होता है। खैर एनीवेज, अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि मोहब्बत आपको इतनी दफा हुई तो सीरियस किसके साथ हुए थे, कितनों के साथ हुए थे? देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, स्कूल तो हमने बॉयज़ से की, फिर आदम जी भी हमारी बॉयज़ से। जब हम MBA कर रहे थे तो जाहिर सी बात है एक माहौल चेंज हुआ हमारा। तो जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो, ये करते हो, तो आपकी इंटरेक्शंस होता है। बिल्कुल होता है। अब
उस वक्तों की एक एज होती है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हर एज के हिसाब से आदमी को प्ले करना चाहिए। बिल्कुल तो उस एज में जो आदमी काम करता है या जो एज की नीड होती है वो सबके साथ होती है। डिफरेंट फेजेस आते तो हैं आज लाइफ उसमें में। आदमी बहुत कुछ सीरियस होते हैं, कुछ नॉन सीरियस होते हैं। तो मैंने हमेशा वो एक कैजुअल वाली मामला बहुत रखा अच्छा था। किया, हाँ, मतलब क्योंकि best मेरी बैक friends- ऑफ द माइंड एक चीज चल रही थी कि अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड से हूँ तो हमारी जो बिल्कुल, वालिदैन बिल्कुल, है बिल्कुल। उन्होंने हमारे लिए इस चीजों को सोचा होगा। And you have तो to be very careful हाँ, at तो that हम time, वो एक हाँ। हमारे नजर में था कि हमें भाई आफ्टर आपने ऑल बहुत सेफ गेम खेला। सेफ गेम खेला था सेफ मैंने, गेम बिल्कुल खेला सही आपने। खेला। खैर, उसके कमिटमेंट बाद वाला कोई गेम नहीं खेला था हमने। नहीं नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपकी शादी हुई। मेरी शादी हुई माशाल्लाह। शादी घर वालों की पसंद से? बिल्कुल घर वालों की आपको थी। पसंद नहीं थी? बिल्कुल पसंद थी मुझे, हमने देखा था उनको पहले। अच्छा, देखा था। यहाँ पे फुल घर वालों की पसंद है। देखिए माशाल्लाह Love माशाल्लाह, marriage मैं थी? आपको अपनी दिल की बात बताऊं कि आई एम वेरी मच लकी। हाँ, माशाल्लाह मेरी मिसेस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और शी इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। तो असल में मोहब्बत मुझे उसी से हुई है। सही। क्योंकि देखिए, एक वो ऑब्वियसली दोस्तियां तो होती हैं, लेकिन जो घर में चीज हर चीज ऑर्गेनाइज्ड मिले आपको, बिल्कुल। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। खैर, कितना अर्सा हो गया शादी? मेरी माशाल्लाह 20 ईयर्स हो गए। 20 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो इन 20 इयर्स में जो है आप एनिवर्सरी कितनी थी? अभी मेरी रिसेंटली एनिवर्सरी हुई जनवरी 10 को। आपको डेट याद है? हाँ याद है, अभी अभी मनाई है ना तो यू याद नो रहती है। व्हाट, दैट्स वेरी रेयर कि मेरे शो में जो गेस्ट आते हैं मोस्टली मुझे पता चलता है नहीं हमें याद नहीं होती, बच्चे बता देते हैं, लेकिन नहीं मुझे याद है। मतलब आपको याद है? बिल्कुल, ये मेरी बेगम भी खुश हो जाएगी। है ना, बहुत खुश नसीब है आपकी बेगम। तो क्या गिफ्ट दिया था आपने उनको? मैं अभी आपको सच्ची बताऊं, अब वो गिफ्ट वाले दौर से मैं आगे आ गया हूँ। अच्छा। तो वो बेगम मुझे कहती है गिफ्ट, तो मैंने कहा इतने सारी जो चीजें वो आपकी हैं तो ये सब गिफ्ट आपका ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस बुके शुके एक डाइन आउट कर लिया, नहीं, बच्चों के नहीं, साथ नहीं, चले बहुत गए, अच्छी दिस बात है। गिफ्ट। हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एनिवर्सरी की डेट याद है। ये बहुत रेयर होता है, सीरियसली। ये मेरे देखने वाले भी मानेंगे इस बात को। खैर, मुझे ये बताए, बर्थडे जो है वो कौन याद रखता है? बर्थडेज मेरी मिसेज याद रखती हैं, मेरे बच्चे याद रखते हैं। आप भूल जाते हैं? मैं अपनी बर्थडे भी बात औकात भूल जाता हूँ। मेरी बर्थडे अभी 2 मार्च को है, तो अब वो सोशल मीडिया की वजह से ना आपको बर्थडे याद रह जाती है। क्योंकि आपको 10 आदमी फोन कर रहे होते हैं, 10 आदमी आपको बुला रहे होते हैं, तो वो सिलसिला चल रहा होता है। बट बच्चों की बर्थडेज वगैरह मेरी मिसेज मुझे 1-2 दिन पहले बताती है, तो हम इसको बिल्कुल एक हद तक सेलिब्रेट करते हैं, जो तरीका होता है वो एक्चुअली अब ये भी होता है ना कि फेसबुक के ऊपर आ जाता है तो फिर आप भूलते नहीं है। चलें, ये सोशल मीडिया ने आपकी जान बख्शी करवा दी, वरना तो फिर कोई भी हाल नहीं रहा। बेनिफिट्स एंड दोनों चीजें है ना, सोशल मीडिया का फायदे भी है, हाँ बिल्कुल, नुकसान भी है फायदे भी हैं, लेकिन लोगों को चाहिए कि ज्यादा इसका फायदा उठाएं, नुकसान ना उठाएं। खैर, मुझे ये बताएं, खाना किस तरह का पसंद करते हैं? अच्छा, मैं खाना ट्रेडिशनल पसंद करता हूँ, देसी किस्म का। बिल्कुल देसी। हाँ, बट क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह यंग हैं सब, दोनों बेटियां मेरी यंग हैं, तो हम माशाल्लाह, एक मेरी बेटी 17 साल की है, एक 15 साल की है, एक 9 साल की है और एक बेटा है 7 साल का। तो हमने डिवाइड किया हुआ है कि एक वीक एक बच्चे के हिसाब से, तो उनकी पसंद जाहिर सी बात है आजकल मॉडर्न होती है, बिल्कुल बहुत जरूरी तो फिर है। कभी हम उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी वो हमारे लिए देसी खा लेता है, तो हम सारे टेस्ट हमारे लिए हो जाते हैं। बट एज अ इंडिविजुअल मुझे देसी खाने ज़्यादा पसंद है। देसी खाने में क्या पसंद है? बिरयानी, कढ़ाई, बिरयानी, निहारी, इस किस्म की चीज़ें। मतलब निहारी, बिरयानी, ये तो मैं कहती हूँ कराचियंस की पसंद होती है। इसके अलावा तो अभी मैं, अच्छा, मेरे कुछ दोस्त यार भी बड़े खाने के शौकीन हैं, कुछ का इससे रिलेटेड बिजनेसेस भी हैं, तो हमारा ज़ौक थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई है खाने में। अच्छा, यानी कि अगर आप दस्तरखान पे बैठे तो वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मुझे ये बताइए, कभी आपने खाना बनाया? नहीं, मुझे आपको, चलो मैं आपको सच्ची बात बता देता हूँ, मैं जो चाय बनाने भी नहीं आती, मतलब मैंने चाय भी नहीं बनाई कभी। अरे, कभी वाइफ के लिए चाय वाकई वो मेरी मिसेस मुझे आज तक कोसती रहती है और मैंने कभी भी चाय भी नहीं बनाई। अरे चलें, एक बात अच्छी है तो एक बुरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ कर दिया करें, क्योंकि देखिए उनको डेट ऑफ आपकी एनिवर्सरी याद है, तो खाना नहीं बनाना आता, चाय भी नहीं बना के दी, तो ये माफ कर, पानी का ग्लास तो पिला लेते हैं। हाँ, वो पिला लेता हूं जब वो बीमार होती है। अल्लाह, यानी कि पानी पीने के लिए आपको बीमार होना पड़ेगा, अल्लाह न करे, खुदा ना खास्ता। खैर, एनीवेज, तो मुझे ये बताएं, म्यूजिक किस तरह का सुनते हैं? म्यूजिक मैं स्लोली इंडियन गाने सुनता हूँ ज्यादातर, पुराने? राहत साहब के। जी अच्छा, राहत आपके फेवरेट हैं? जी। वरना आजकल तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहते हैं कि भाई आजकल के गानों की तो समझ ही नहीं आती, क्योंकि क्या तो वो भी सही होते हैं आजकल के गानों की, वाकई समझो बीट्स पे ही आदमी चल रहा होता है। हाँ,
क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि जिनको गाना चाहिए वो बोलने लग गए हैं और जो बोलते थे वो गाने लग गए हैं, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे अब गानों में बातें होना शुरू हो गई हैं। असल में डिफरेंट इक्विपमेंट इतने अच्छे आ गए ना हाँ। कि वो आवाज वाली चीजें कम हो गई हैं, वो रैप वगैरह आ गए हैं और लोगों की पसंद भी कुछ ऐसी हो गई हाँ, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक्चुअल म्यूजिक होता था वो गायब हो गया है। तब ज्यादातर इक्विपमेंट से म्यूजिक किया जा रहा है, सही। उस आवाजों को दबा के आदमी बीट्स पे आ गया है। यानी कि अब कोई भी सिंगर बन सकता है, मसला ये है पहले जो रियाज करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, नहीं कुछ नहीं भी वो नहीं चीज करना तो अब पड़ता। गायब हो गई, कुछ ही लोग सिलेक्टिव सिंगर्स होंगे जो ये करते हैं। अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सही खैर मुझे ये बताएं, जब लड़ाई हो जाती है तो दोनों में से सॉरी कौन बोलता है पहले? डिपेंड के किसकी गलती है। वैसे माशाल्लाह मैंने आपको कहा ना कि मेरी वाइफ बहुत समझदार है, तो वो तो मेरी मना काफ़ी लेती है। गलतियाँ मेरी इग्नोर भी करती है और हम 50-50% है, क्योंकि अब हम लोग की इतनी मेच्योरिटी हो गई ना कि Obviously, आपकी वो चीज़ें उसने मुझे शुरू में बहुत अच्छा पेशेंटली हैंडल किया, क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा एग्रेसिव था, सही सही चीज़ें आस्ते आस्ते सुलझती जाती है। सही, सही। तो अब कभी वो मना लेती है, कभी वो मैं मना लेता हूँ, ऐसे ही होता है, वाइस वर्सा है, कुछ चलता मतलब रहता ये है। मिक्सचर है, मिक्सचर है, कभी मिक्सचर वो है। और कभी आप। हाँ, जब कभी अच्छा मूड होता है, कभी ऐसी वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हैं हाँ जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, बगैर बच्चों के। बगैर बच्चों के। मैंने आपको कहा ना एनिवर्सरी हो या कहीं दावत वावत तो फिर वापसी में कहीं चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है मजीद और क्या बेहतरी आ सकती है आपके ब्रांड के लिए, आपके बिजनेस के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं नेशन को एक देखता हूँ कि देखिए हमारे मुल्क इस वक्त जिस मुकाम पे है ना, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, सिंसियरिटी, नेक नियति जिसको हम कहते हैं, और एज अ नेशन हमें एक माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को निकालना है। देखिए मेरी कंपनी हो या आपका टीवी चैनल हो या किसी और का कोई काम सही हो, सही हम वो सब जब तक मुश्किलात से नहीं निकलेगा, जब तक ओवरऑल हमारा मुल्क मुश्किलात से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम हर आदमी उससे इफेक्ट हो रहा है ना। क्योंकि हम अगर सभी मेरी फंसे कंपनी हैं। मिसाल के तौर पे अच्छी चल भी गई होगी तो वो अच्छी नहीं चलेगी, हाँ। क्योंकि सब चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। तो हमें सब एज अ नेशन एज अ होल हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमारा मुल्क अच्छाई की तरफ जाए। कुछ चीज़ों को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी बुरी हो गई है, इम्पोर्टेड आइटम्स हो गए हैं, कुछ गैर चीज़ों का लग्जरीज का हम इस्तेमाल छोड़ दें। हम इतना बेतहाशा पैसा अपनी फजूल खर्चियों में इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी हमें दिखावा ज़रूरत है। बहुत हो हाँ, गया आजकल ना। तो एज अ नेशन मैंने आपको कहा ना कि हमें माइंडसेट चेंज की ज़रूरत है, लोगों को पॉजिटिव बात करवाएं, हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ें वो देखें। दुनिया में लोग हमारे अंदर ये खौफ हट जाए कि हम फेल हो जाएंगे, हम सही। फेलियर्स के खौफ से बाहर आके बात करें। हाँ हाँ हाँ। और दुनिया के अंदर हम जो ये IMF या दूसरे बोरोस पे डिपेंडेंट हुए हैं, उससे बेटर है कि हम एक फैसला करें, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करें, लोगों के अंदर जज्बा पैदा करेंगे, अगर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजहब है, कुरान शरीफ में हमारे को इतनी तरबियत दी गई है, बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल, दिखाए गए बिल्कुल। हैं। तो एज अ नेशन हमारे पास बहुत